ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग जी। सारे इस्लाम जिंदगी के श्रोताओं को मेरा खास नमस्कार। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ? जी मैम, मैं 1976 में इस प्यारी सी दुनिया में एंटर की थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाब दी खास पुत्र है। हाँ। मैं मोगा दी कुड़ी है और मेरे फादर नेस्ले इंटरनेशनल कंपनी, जिथे तुसी सारा नाम सुनिया होगा, मैगी जिथे आप कहने हैं, नेस्ले कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे ने। जी जी। मेरे मदर गवर्नमेंट टीचर रहे ने जी। एंड आई एम ब्लेस्ड विद ब्रदर एंड सिस्टर इन माई फैमिली। वाह वाह वाह। मेरी एजुकेशन जड़ी सीगी मोगा के गवर्नमेंट आर्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टार्ट हुई थी और फिर उसके बाद डीएम कॉलेज। उस टाइम पे हमारे टाइम पे +1 +2 जो होती थी वो कॉलेज में होती थी, तो कॉलेज का सफ़र करते हुए फिर उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटर करी अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टर करने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀਗਾ? मैम, मैं सबसे बड़ी बेटी रही हूँ अपने घर में। अच्छा। सबसे पहली, और मेरे फादर का ड्रीम था कि मेरी पहली बेटी हो, तो नो डाउट मैं पहली बेटी ही रही हूँ अपने परिवार में। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं पैदा, मतलब आई वॉज परफेक्ट बाय बर्थ, उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था। बट 6 महीने के बाद मुझे थोड़ा सा फीवर आया था और पेरेंट्स मुझे एज ए ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले गए थे। तो उसके बाद फिर मुझे बोन ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। तो बोन ट्यूबरक्लोसिस के टाइम पे भी, मतलब आप ये लगा लीजिए कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है। छोटे, बहुत छोटे। मुझे अगर आप कहोगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं है, मुझे पता था, लेकिन मैं बड़ी बेटी हूँ अपने परिवार में और 5 साल के गैप में छोटी सिस्टर आई है और फिर छोटा भाई आया है हमारे। सो वी आर 3 ब्रदर सिस्टर्स इन माई फैमिली। जी। 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਮੈਮ, ਜੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਚੋਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? नहीं मैम, मुझे ज़िंदगी ने शायद ऐसा कुछ नहीं, मेरे को भगवान ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपके नाम का बहुत असर पड़ता है। मेरे फादर ने मेरा नाम नीलिमा रखा था, तो नीलिमा का मतलब होता है नीला आकाश का एक रूप होता है वो। तो नीला आकाश बड़ा खुले दिल वाला मनाया जाता है। तो मेरे को लगता है आपके नाम का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं शुरू से बहुत लविंग, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव रही हूँ अपने ब्रदर सिस्टर के लिए। मैं उनके लिए कुछ भी एडजस्टमेंट करने को तैयार रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी उनको डांटा है। आज की डेट तक मैं बड़ी मदर और बड़ी सिस्टर की तरह ही मैंने उनको प्रोटेक्ट किया। अरे वाह, क्या बात है जी। ਤੇ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਨ ਦੀ TB ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ? मैम 6 महीने की थी मुझे जब फीवर आया, राइट। मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उस टाइम की जो मेडिकल सुविधाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं मानती थी। अगर आप 25 साल आज से 40, मैं इस टाइम पे अगर 50 की एज में बैठी हूँ, तो आप लगा लीजिए 50 साल पहले हमारी मेडिकल सुविधाएं कैसी थी। तो जाने अनजाने में जो भी हुआ, कुछ इंजेक्शन मुझे रिएक्ट कर गया और मुझे बोन का ट्यूबरक्लोसिस हो गया। मेरे पेरेंट्स मुझे घर लेके आए और थोड़ी देर बाद मेरी बोन में से पस निकलनी शुरू हो गई, जिसे हम म्यूका कहते हैं। तो कहाँ एक बचपन, कहाँ जो 6 महीने का बचपन होता है और बच्चा खेलता है, दुनिया एक्सप्लोर करता है, चीज़ें तोड़ता है शेल्फों से निकाल के। मैं 6 महीने से लेके 4 साल की उम्र तक मैं DMC लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, अपोलो, बॉम्बे, कलकत्ता,
एक माँ बाप जो कोशिश कर सकता है उन्होंने वो कोशिश की। 4.5 साल की उम्र में जाके मेरी बोन में से पस निकलनी बंद हुई। तब तक जो एक बच्चा ज़मीन में खेलना चाहता है तो मैं अपनी माँ बाप की गोद में थी। यानी कि जिन्नी देर तक एक बच्चा खेडदा है, मिट्टी दे विच शरारतां करदा है ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ मैं उतने साल अपने हॉस्पिटल्स के बेड पे थी या अपनी माँ की गोद में थी और फादर मुझे ले लेके बसों में या ट्रैवल करते हुए अलग अलग जगह, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि भारत का कोई कोना मतलब उन्होंने छोड़ा हो मेरे को ट्रीट करवाने के लिए। तब तक मेरी टांग इतनी सफ़र गई थी तो मेरी टांग में जो था वो 6 इंचेस की शॉर्टनिंग आ गई। तो जो एक टांग जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरा जो शू होता है तो फिर मेरा लिम्ब आना शुरू हो गया था उसमें। तो एक टांग जो दूसरी टांग से वो 6 इंचेस शॉर्ट है, क्योंकि मैं ग्रोथ करने, क्योंकि वो प्लास्टर में रही तो मेरे को ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिला। तो उसकी वजह से लिम्ब आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे लगे, मुझे नहीं पता था इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं, मुझे नहीं पता था ये डिसेबिलिटी का कोई वर्ड है, बट ये मेरे को लगा था कि ठीक है ट्रीटमेंट चल रहा है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक 6 महीने के बच्चे को ये टर्म्स पता हो कि उसको डिसेबिलिटी है कोई या उसको कोई दिक्कत है लाइफ में। 4.5 साल तक इसी तरह ही रहा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਤ दूसरी ਲੱਤ छोटी रह गई। मुझे उस टाइम पे भी ये एहसास नहीं था कि है, बस मुझे इतना पता था कि मैं शायद किसी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता कि बाकी बच्चे सीधा चलते हैं और मैं थोड़ा सा लिम्ब लेके चलती हूँ तो मेरी वॉक बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं है। दूसरा ये था कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब क्योंकि आप अगर देखें हमारे इंसान में हमारी स्पाइन, रीढ़ जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी जिन्हों आपा कहने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रख दी है, वो मेरा टेढ़ा होना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि लाइफ में आगे जाके इनको प्रॉब्लम आएंगी तो आप इनको कैलिपर पहनाइए। तो कैलिपर पूरा लंबा लोहे की जैसे थी, पूरे शूज मुझे डालना पड़ता था। पहला यही आंदा हुंदा सी। हाँ जी मैम। तो आप एक लड़की का माइंडसेट देखिए कि लड़की को होता है कि अलग अलग मैं ड्रेसेस डालूं, रंग बिरंगे कपड़े डालूं, अलग अलग शूज डालूं, सैंडल डालूं, पर मुझे ये बताया गया कि नहीं आप ये नहीं डाल सकते हो, तो आपने यही डालना है। ये दोनों चीजें बस मुझे बोल रहे थे माँ बाप और मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ डालना है, पर मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि मैं बाकी बच्चों से क्यों लगूं। बस मुझे बताया गया, मैंने देखा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं छोड़ी कि किसी भी एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट ना करूं। जी डॉक्टर साहब, इत्थों ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, कभी ਇਹੋ ਜਿਹੇ वाक़या ਦਾ सामना करना ਪਿਆ? देखिए परिवार तो सबसे बड़ी, परिवार में हम किसको मानते हैं? परिवार में हम मानते हैं माँ बाप, भाई बहन। मेरे फादर के पहला ड्रीम था कि मेरी बेटी हो, वो मुकम्मल हो गया आपके वो आने उनका के बाद। मुकम्मल हो गया, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि जैसे ही बेटी पैदा होती है तो माँ बाप तैयारी शुरू कर देते हैं उसकी शादी जी। पर ये भी तो किया जाता है ना, 100 नार सुलखणी जिस पहला जाई लक्ष्मी, है ना, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਨਾਰ ਬੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਧਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। हाँ वो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ सच्ची क्या ਤੇ फादर ने नो डाउट सोचा जरूर सीगा कि बेटी हो, लेकिन जो मंजूर था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये अब ऐसा रहेगा। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को इतना काबिल बनाऊंगा कि उसको लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो 6 महीनों से मेरे माँ बाप ने मुझे तैयार करना शुरू कर दिया था जिंदगी के लिए। तो उन्होंने मुझे बेस्ट एजुकेशन दी, अपनी तरफ से बेस्ट एजुकेशन दे के फिर उन्होंने मुझे पढ़ना लिखाना सिखाया। मुझे आज भी याद है मेरे फादर ने, मैं 5वीं का बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया था। तो उन्होंने इतनी मुकम्मल बनाया कि अगर मेरी एक कमी है तो उन्होंने मुझे दूसरी तरफा इतना निखार दिया या श्रृंगार दिया कि वो कमी दिखनी बंद हो जाती है। तो मुझे फादर ने कहा कि आज साइकिल पे हमारी बड़ी बेटी नीलिमा जाएगी और खाना तभी बनेगा जब नीलिमा सिलेंडर लेके आएगी। अरे वाह, मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। वो उस टाइम पे आपको फील होता है कि पापा हाउ यू कैन डू दिस, आप कैसे कर सकते हो मेरे साथ। बट आई थिंक उनके स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेप थे जो आज मैं कहीं भी दुनिया के किसी कॉर्नर में मैं अकेली मूव कर सकती हूँ। माँ बाप के हमें जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होते हैं हमें उस टाइम नहीं समझ आते, पर वो हमें नहीं पता कि वो हमें दुनिया के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो स्कूल में उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि आप चाहे रेस है कोई बात नहीं, आप चाहे लास्ट आना,
लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करो, ताकि आपको ये ना लगे कि आप वो चीजें नहीं कर सकते हो जो आप मतलब आम आदमी करता है। तो जब मैं स्कूल में जाई तो मुझे कहीं पे भी ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे तैयार ही ऐसे कर दिया था कि मैं लोगों को मेरी क्वालिटीज दिखती थी, मेरी डिसेबिलिटी नहीं दिखती थी। तो मैं इसका श्रेय जो है वो अपने माँ बाप को दूंगी। तो स्कूल में मतलब नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी का मेरे से पूछना चाहेंगे तो वो ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗੀਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ, ਹਨਾ। ਸੂਰਤਾਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੀਰਤ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਔਖੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਖੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਖੀ, ਬੜੇ ਡਰਾਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? मुझे ना बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, और खास करके बायोलॉजी और मैथ्स वगैरह। मैथ्स तो मेरे दूर दूर की ड्रीम्स में भी नहीं, मुझे कुछ आज भी भयानक सपने आते हैं मुझे कि मैथ्स नहीं मैं कर सकती। तो मेरा प्यार बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए बहुत रहा है, क्योंकि मैंने तकलीफ़ें इतनी देख चुकी थी। तो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे कोई तकलीफ आई है तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली में हमेशा ये सिखाया गया है कि आपको ज़िंदगी एक बार मिलती है तो कुछ करके जाओ अच्छा। तो नो डाउट मेरी डिसेबिलिटी थी, पर मैंने कभी उस चीज़ को लेके नहीं आई। मुझे लगा कि मैं अपने तरीके से क्या कर सकती हूँ। तो मुझे था कि मैं डॉक्टर वर्ड लगवाना चाहती थी। तो पीएमटी का टेस्ट दिया, बट समहाउ शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि मैं पीएमटी में होती। फिर पीएमटी और डॉक्टर के बाद उस टाइम पे, जब हमारे टाइम पे आज से 25 साल बाद की बात करते हैं, तो फार्मेसी प्रोफेशन का बहुत दौर था। और पंजाब में तो वैसे ही कि कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, तो उन लोगों को लगता था कि फार्मासिस्ट बनते हैं। हाईएस्ट पेड जो जॉब थी वो फार्मासिस्ट की थी। तो फार्मेसी एक पैसा प्रोफेशन था जिसके अंदर मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मुझे आज भी मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। फिर मैं बच्चों को बोलती हूँ, बेटा आप पानी पी रहे हो, H2O है, केमिस्ट्री है। बेटे आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन है, केमिस्ट्री है। बेटे आप सांस बाहर निकाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। बेटे आप खाना खाते हो, शुगर है, केमिस्ट्री है। बेटे आप ड्रेसेस डालते हो, कहाँ नहीं है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो लाइफ है। तो मेरा वो जो प्यार था केमिस्ट्री के लिए, अगर वो मुझे पीएमटी में, सीईटी में नहीं मिला, तो वो मुझे प्रोफेशन मुझे फार्मेसी की तरफ खींच के ले गया। तो दैट वाज द रीज़न कि मैं फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर की। और फिर मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और जो जुनून था कि डॉक्टर लगाना है वो लगा के हटे, वो पीएचडी की तो डॉक्टर लगवाया। अरे वाह। यूनिवर्सिटी च कदी कोई दिक्कत आई, कदी कोई किसी ने कुछ कहा होवे? मैम मेरी एजुकेशन एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में पीयू में रही है, और सारी आपने, मैंने जैसे अभी आपको बताया, एजुकेशन में मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई थी। हाँ, पीएचडी जो होती है ना, एक 5 साल की जर्नी होती है मैम। मुझे मेरे गुरु ने जिस दिन पीएचडी जब करवानी थी, तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया और कहा, बेटा पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तो होता ही होता है। मेरे लिए जब आप आओगे तो 3 चीजें साथ में लेके आना, P फॉर पेशेंस, H फॉर हार्डवर्क एंड D फॉर डेडिकेशन। अरे वाह। तो उन्होंने कहा, बेटा अगर पीएचडी चाहिए तो ये तीनों चीज़ें, और पी से पैशन भी उन्होंने बोला था। तो मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो उन्होंने, अगर वो चाहते, उनको लग सकता था कि हाँ ये फिजिकली डिसेबल बच्चा है तो मेरे को ज़्यादा इस पर मेहनत लगानी पड़ेगी, नहीं। उन्होंने बस मुझे ये कहा कि बेटा ये 4 चीज़ें हैं। मैंने कहा सर है। तो उन्होंने कहा ज्वाइन करो। तो हमें जो केमिस्ट्री में बहुत मेहनत करनी पड़ती है मैम, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लॉन्ग आवर्स, 8 बजे हमारी लैब वर्क हमारा स्टार्ट हो जाता था, रात को 9 बजने, 10 बजने, 11 बजने। तो हमें लॉन्ग स्टैंडिंग है। नो डाउट आम एक स्टूडेंट के लिए शायद ये मुश्किल ना हो, पर मेरे लिए खड़े होना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। फिर उसके बाद कई बार हमारी स्टडीज़ ऐसी होती थी कि हम, ज़रूरी नहीं है कि हमें यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब सहूलतें मिलती थी। कभी कभी हमें पीजीआई जाना पड़ता था लाइब्रेरी के लिए, कई बार नाइपर जाना पड़ता था रिएक्शंस लगाने के लिए, कई बार मतलब लाइब्रेरी ऊपर है हमारी, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। पर मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल, वहाँ के दोस्त, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ का एटमॉस्फेयर, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे हस्बैंड। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे हस्बैंड जो लाइफ पार्टनर हैं, और वो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं। शायद परमात्मा ने उनको सोच के मेरी ज़िंदगी में भेजा।
उन्होंने मेरी दिक्कतों को समझा। मैं अगर सुबह जल्दी जाना चाहती हूँ, उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि आप खाना क्यों नहीं बना के जा रहे हो, नहीं तो एक हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है कि मैं उनके लिए खाना बना के जाऊँ। मैं लेट नाइट आती थी तो वो मेरे साथ 5 बजे ऑफिस के बाद मेरे साथ लैब में बैठ जाते थे। अगर कहीं मूव करना था तो पीएचडी में हमें स्टाइफन जो होता था 4500 रुपये मिलता था, तो ही वॉज अ सिंगल अर्निंग हैंड। तो उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी कि मुझे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाना था, तो मुझे कॉन्फ्रेंसेस जाना होता था, मुझे हमारे लिए ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अपनी पॉकेट से बाहर जाके, अपने कंफर्ट से बाहर जाके मुझे हर वो सपोर्ट दी जो मुझे पीएचडी में मुझे सुनने के लिए, मेरी फेलियर्स, मेरी सक्सेस को सुनने के लिए उन्होंने मुझे पल पल साथ दिया है। तो मुझे कभी कोई तकलीफ फील नहीं हुई। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਚਾਈਲਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਚਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। मैम 1 दिन का गैप था, 11 दिसंबर को मैंने पीएचडी की थी और 12 दिसंबर को मेरे को ऑफर आई थी मैरिज के लिए जी। तो मैं ये इसलिए ਪੀਐਚਡੀ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ? कि दोनों एक नहीं, से पूरक मैं हो गई जरूर है। कहूँगी कि मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में हमें 2-3 जो शख्सियत होते हैं बहुत मायने रखते हैं। एक हमारे माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, गुरु जो हमें शिक्षा देके डायरेक्शन दिखाते हैं, और पार्टनर, लाइफ पार्टनर, नाम ऐसे नहीं दिया, वो वाकई ही लाइफ का पार्टनर है जो आपके साथ हर घड़ी हर पल में खड़ा हुआ है। तो तीनों के सहयोग के साथ मैं आगे बढ़ती रही हूँ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ आई? क्योंकि आम किया जाता ना कि प्रोफेसर ने जो 45 मिनट्स का पीरियड है खड़े होके पढ़ाना। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे कभी नहीं एहसास दिलाया किसी ने भी। मैं आपको इस चीज़ की एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मुझे कभी कभी अपने आप पे लगता था कि मैं अपने बच्चों से पूछूं कि बेटा, जब मैं क्लास में आती हूँ तो आप लोगों को मेरा कभी नीचे वाला पोर्शन होता है या मतलब आपको मेरी कभी डिसेबिलिटी देखी? तो बच्चे नाराज़ हुए, उन्होंने कहा मैम हम आपके इस गर्दन के हिस्से से ऊपर वाला हिस्सा सुनते हैं, आपकी चेहरे से हमारी नज़र नहीं कभी हटती है। क्या बात। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार देते हैं मैम, वो लेक्चर्स देते हैं। उनका जो प्यार है, उनकी स्ट्रेंथ है, मुझे घंटा खड़ा होना पड़े, मुझे 3 घंटा खड़ा होना पड़े, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता जी। वो मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी मैं बेड पे थी 4 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए मैं घर पे बहुत उदास हो रही थी। सब स्टूडेंट्स ने बांध लिया कि हम थोड़े से, वो मुझे मिस करना शुरू कर दिए। मुझे डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया था कि नहीं आप अभी नहीं जा सकते, मैंने खड़ा होना मुश्किल है। उन्होंने कहा मैम हम कार लेके आएंगे, आप हमारे साथ चलोगे। वो कार से मुझे नीचे उतार के मुझे लेक्चर हॉल तक लेके जाते, फिर मेरे लिए चेयर अरेंज करते। वो ये कहते मैम बस आप हमें लेक्चर्स दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे कभी नहीं फील हुआ कि भी वो मेरी सबसे बड़ी पावर है। डॉक्टर नीलिमा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੱਸਦਿਆਂ। बिल्कुल मैम, मेरे डिपार्टमेंट में चाहे मैं डिसेबिलिटी हूँ, मुझे कभी नहीं, मैंने वही कहा ना कि मेरे पास लोग वो सोच के नहीं आते हैं। मेरे पास एक चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा है, एक सेकंड ईयर का है, मैं चाहे किसी को पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ, एक पीएचडी का स्कॉलर है, एक ऑफिस का पर्सन है, एक सीनियर स्टाफ, एवरीबडी फील्स कंफर्ट एंड दे वांट टू शेयर। सो मुझे नहीं पता, वो प्यार देना मेरी आदत है मैम। उनको मतलब मैं किसी को खुशी देती हूँ, किसी को कंफर्ट देती हूँ, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, मैं इसी में खुशी ढूंढती हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा डॉक्टर नीलिमा, सन 2022 ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। मैम वो तो बहुत इमोशनल घड़ी है जी। मैं अपने ऑफिस में रूटीन में मतलब काम करना मेरी आदत है और मैं काम करने में इंजॉयमेंट ढूंढती हूँ। टीचिंग सबसे बड़ी बात है, मैं पैशन में बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने रूटीन में काम करती जाती हूँ और मेरे चेयरपर्सन सर मुझे एक ईमेल करते हैं कि नीलिमा ये एक अवार्ड आया है, आप इसको अप्लाई कीजिए। और मैंने कैजुअली फॉर्म से वो फॉर्म भर दिया। तो उसमें 3 चीज़ मांगी हुई थी जी। तो मैंने अपना कि क्या मैं पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, मैं रिसर्च क्या करती हूँ, और मैंने मैं अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो होता है हमारा फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होता है हमारा,
कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेल होता है जिसमें जितने भी डिसेबल बच्चे होते हैं मैं उनकी कोऑर्डिनेटर हूँ, को कोऑर्डिनेटर हूँ। डॉक्टर कटारिया मेरे साथ है, एक मेल रिप्रेजेंटेटिव है, एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम दोनों मिलके जितने भी डिसेबल बच्चे हैं या फैकल्टी हैं तो उनकी जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको सॉल्व करने के लिए हमारी वो ड्यूटी है। हम और मैं इसमें प्रिविलेज लेती हूँ। तो अब जब वो अवार्ड निकला तो मैंने अपना अवार्ड सिंपली भर दिया कि मैं क्या क्या अचीवमेंट करती हूँ। अक्टूबर में मुझे कॉल आती है, मतलब एक अननोन नंबर से आती है और बाद में पता लगता है कि वो राष्ट्रपति भवन से आ रहा है फ़ोन। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरा शरीर शायद कांप रहा है इस टाइम पे। तो वो कॉल किया आता है कि आपको नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। मैम वो अवार्ड ये होता है कि सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन कि हर साल सरकार की तरफ से कुछ प्राइजेस अनाउंस होते हैं जिसमें कि वो डिसेबल लोगों के लिए अलग कैटेगरी के लिए अनाउंस करते हैं। उसमें 2 लाख कैश था, गोल्ड मेडल था, साइटेशन था। ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। इम्पोर्टेंट क्या था? बिल्कुल आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ खड़े होना। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर आप चुने जाते हो और आपको एक मौका दिया जाता है 1-2 मिनट का उनसे बात करने के लिए, तो मेरे को लगता है इससे बड़ा कोई मौका नहीं था। इससे ये मतलब निकलता है कि आप काम करते जाओ, आज नहीं कल नहीं वो रिकॉग्नाइज ज़रूर होगा। और मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि सरकार ने वो डिसेबिलिटी के लिए नहीं, वो मेरी काबिलियत को लेके दिया है, तो एबिलिटी नू देख के एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, कि मैं डिस्पाइट डिसेबिलिटी मैंने अपनी तरफ से अपने फील्ड में हाईएस्ट एजुकेशन ली। मैम मेरे रिसर्च के अंदर से मेरे पास 9 पेटेंट हैं जो एक मार्केट में प्रोस्टेट के लिए ड्रग आती है, जो मेरा काम है उस मार्केट के ड्रग से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने वो काम को रिकॉग्नाइज किया और किस तरह से मैं अपने दिव्यांग बच्चों को या टीचर्स को या फैकल्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। तो मेरी अचीवमेंट को कंसिडर करते हुए कि डिस्पाइट डिसेबिलिटी स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग इन माई लाइफ, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। तो मैं अपने बच्चों को सबको ये संदेश दूंगी कि वो प्लीज़ कभी भी ना अपने दिल लगा के सच्चे दिल से पैशनेटली वो अपनी सर्विस कंटिन्यू करें। अवार्ड्स तो एक रिकॉग्निशन है ही है, वो साइड पे है, लेकिन देखने वाला ऊपर वाला बैठा है। आज नहीं कल आपको रिकॉग्निशन ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਸਏਬਲ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਅव्वल ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲकुल, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ये मतलब डिसेबल मैं होती या ना होती, और अगर कोई मैं तब भी करती ये चीज़। मैं इसकी 2 एग्जांपल्स आपको दूंगी। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में ही हूँ, तो हमारे पास सीट्स होती है मैम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए। जी। आपको पता है रिजर्वेशन होती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, तो 3% रिजर्वेशन होता है। तो हर साल हमारे पास 1 या 2 बच्चे आते हैं। इस साल जो 2 साल पहले एक बच्चा आया, वो पूरा मैम 90% डिसेबल है। वो उसको उठा के व्हील चेयर पे बिठाना पड़ता है। उसके माँ बाप ने उनको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उनके लिए ये हमारी सोच समाज की कमी है मैम, ये हमारी समाज की कमी है अभी भी ये कमियाँ। जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बोझ लेना शुरू कर देते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चलेगी। तो वो बच्चा आया, वो बच्चा पढ़ना चाहता था, तो लेकिन हमारा फार्मेसी प्रोफेशन बहुत काम मांगता है। 9 to 5 होता है, हमें प्रैक्टिकल्स लगाने हैं, खड़े होना पड़ता है, राइट, लेक्चर्स लगाने पड़ते हैं। कोई क्लास आज नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो कल दूसरा लेक्चर फर्स्ट फ्लोर पे है। आप उस बच्चे के लिए सोच के देखिए, आम इंसान के लिए वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, उधर जाएगा। उस बच्चे के लिए जिसको हर घड़ी एक पल के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, राइट, तो अब वो सरेंडर करने को तैयार हो रहा था। वो क्यों? क्योंकि उसको कोई नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मैंने कमरा किया बंद और अंदर चली गई क्लास में। 60 बच्चों की हमारी क्लास होती है मैम। मैंने उन्हें कहा बेटे
कल को भगवान ना करे आपकी फैमिली में भी अगर ऐसा कोई बच्चा आता है, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपका भाई बहन को ऐसी दिक्कत हो गई है, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करोगे? मैं मानती हूँ कि आपको लगता है कि मेरी स्टडीज़ इफेक्ट होंगी। आप 60 बच्चे हैं, ऑन रोटेशन आप एक ड्यूटी लगाइए, एक ड्यूटी लगाइए, तो आपको लगेगा कि एक दिन में एक बच्चे की ड्यूटी आएगी उस बच्चे को संभालने के लिए। फिर वो इतने मोटिवेट हुए कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने सब ने पैसे कंट्रीब्यूट करके उसको हमने 1.5 लाख की व्हील चेयर ऑटोमेटिक दी, और आज वो बच्चा इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी के कैंपस में पूरा मूव कर रहा है और 3rd ईयर में वो पहुंच चुका है। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे ही एक नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे बच्चे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, हाँ जी, ਚਾਹੇ ਉਹ स्पेशली डिसेबल हों ਜਾਂ ना भी हों। सिर्फ डिसेबिलिटी फिजिकल नहीं होती है, मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है। अब आज की डेट में हमारी सोसाइटी में इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि वो सुसाइड करते हैं या सरेंडर कर देते हैं। तो फिजिकल उनकी जो काउंसलिंग करनी है, उनकी जो मोटिवेट करना है, उसको जो डिप्रेशन से बाहर लेके आना है, ये भी उसी तरह से बराबर है जितना हम फिजिकल डिसेबल के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। युवा पीढ़ी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, खास तौर पे ਜਿਹੜੇ सब कुछ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਰਹੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? युवा पीढ़ी के लिए बस मैं तो यही कहूंगी कि आपके सामने हूं मैं, कोई मुसीबत आए फोकस करो मैम, फोकस। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, मार्टिन लूथर की एक वर्डिंग याद आती है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट रन देन क्रॉल, इफ यू कांट इवन क्रॉल जस्ट टेक स्मॉल स्टेप्स। 100 बारी डिगो कोई दिक्कत नहीं, पर 101 बारी खड़े हो जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। कोशिश जरूर करते रहो, कोशिश करिए, हिम्मत रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। कोई भी चीज़, आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी आपके आगे, आपकी मेंटल डिसेबिलिटी कुछ मायने नहीं रखती है जी। इसके लिए मैं स्टीफन हॉकिंस की अगर आपको सबको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप क्या नहीं बताएंगे। स्टीफन हॉकिंस हैं जी, जो 100% डिसेबल पर्सन है, जो चेयर पे थे, वो बोल नहीं पाते थे, राइट, लेकिन दुनिया के ब्रह्मांड के जो उन्होंने रहस्य खोल के सारी जिंदगी के आगे एग्जाम्पल खड़ी कर दी कि आपके आगे अगर आप आत्मविश्वास है, आपके आगे अगर आपके डिटर्मिनेशन है, सोच के आगे, तो आपकी ये चीज़ें रुकावट नहीं बन सकती। क्या बात है। डॉक्टर नीलिमा, क्या आप चाहेंगी कि सरकार कुछ और करे? नो डाउट मैम, मैं डिनाई नहीं करती हूँ कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। 1995 में RPW जो एक्ट आया था और 2016 में जो रिवाइज हुआ है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकार काम कर रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी बढ़ा रही है, 3 से 4% कर दिया, 4 से 5% हुआ है, 6th क्लास तक एजुकेशन फ्री भी दे रही हैं हमें, लेकिन अभी भी थोड़े से गैप्स हैं जो हमें भरने की बहुत ज़रूरत है। आप रेलवे स्टेशन पे एक फिजिकल डिसेबल को सोचिए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए, क्या वहाँ पे व्हील चेयर है? वो पर्सन कैसे जाएगा? क्या बस स्टैंड पे कोई सपोर्ट है? नहीं है। हमारी बिल्डिंग्स अभी रिवाइज करने वाली हैं, हमारी बिल्डिंग्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है कि अगर एक फिजिकल डिसेबल पर्सन आता है, तो फिजिकल डिसेबल पर्सन, व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ फिजिकल डिसेबल पर्सन, वो भी एक आम इंसान है, सिर्फ उसकी सहूलतों और हमारी सहूलतों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो सम्मान चाहते हैं और वो एक समान लेवल चाहते हैं, लेवल प्ले फील्ड चाहते हैं, ताकि वो उनको अगर सहूलत मिलती है दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। आप उनको, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, आज की डेट में मैं टीचर्स को मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर किताबें लिखते हैं तो ब्रेल में भी बुक लिखनी शुरू कर दीजिए। अगर वो लेक्चर्स देते हैं तो वो अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके ऑडियो रिकॉर्ड्स बचे, क्योंकि अगर वो लेक्चर्स लिखेंगे तो ऑडियो रिकॉर्ड्स करके बच्चे हम ज़्यादा पढ़ा पाएंगे, बच्चे एजुकेशन होएगी तो नेशन एम्पावर होएगा। तो वहाँ पे ज़रूरत है। आज के डिजिटल के ज़माने के अंदर हम, अगर आप देखोगे डिजिटल आजकल हर चीज़ हमारा नेट पे आता है। क्या हमारी जो वेबसाइट्स हैं, जो फिजिकल डिसेबल सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्या उनके लिए वो इक्वली एक्सेसिबल है? उनको एक्सेसिबल करने की ज़रूरत, सरकार काम कर रही है, जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड इसीलिए मुझे लगता है मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, आप भी एक उनमें से एक काम कर रहे हो, बहुत नेक काम किया है आज आप सब लोगों ने बुला के मैं ये नहीं कहती कि मुझे चुना, मैं ये कहती हूँ मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी पूरी फ्रेटर्निटी जो फिजिकल डिसेबल है उनमें से मैं उनकी आवाज़ बन के आज आपके पास आई हूँ, और नेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डोंट कंसिडर देम एज अ डिसेबल पर्सन, दे आर स्पेशली एबल्ड, उनके अंदर भी काबिलियत है। आज के टाइम में आप अपनी मूवीज खोल के देखिए, सोशल मीडिया खोल के देखिए, तारे जमीन पर क्या वो प्रोजेक्ट करता है, वो यही प्रोजेक्ट करता है कि इवन दे आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, ओनली दे नीड द एम्पैथी, ओनली दे नीड द पैरेलल प्लेटफॉर्म, ओनली दे नीड द एक्स्ट्रा सपोर्ट। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ मैम?
मैंने कभी ऐसे कभी नहीं प्लान किया। अच्छा। कभी नहीं प्लान किया। जी जी। मेरे को हर घड़ी हर पल शुक्राना करना चाहिए। वो भी मिल राष्ट्रपति गया। से मिलना दूर दूर तक। जी। माँ बाप को एक पहचान देनी थी कि उन्होंने तो बढ़ा करा के मुझे खड़ा कर दिया कि समाज में मैं तैयार हो गई हूँ। उनको एक रिकॉग्निशन दे दी मैंने, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ। ਔਰ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ का नाम है, मुर्दा दिल क्या खास लिया करते हैं। सो डॉक्टर नीलिमा ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल द लिसनर्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, शुक्राना।